विद्यार्थियों, जैसा कि आपको व्याख्यान संख्या 16 में विदित है कि हमने समस्थिति की संकल्पना के बारे में जाना था और उसे परिभाषित किया था। वर्तमान में समस्थिति की संकल्पना के बारे में पृथ्वी के भूगर्भ की नवीन जानकारियों के पता होने के बाद हमें नवीन अवधारणाएं उत्पन्न हुई है और हमने जाना था कि समस्थिति है वो स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी भू प्लेट है तथा उसके नीचे जस्ट लगभग 80 से 100 किलोमीटर मोटी जो दुर्बलता मंडल वाली एस्टिनोस्फीयर प्लेट है, जो कि अर्ध तरल अवस्था में उन दोनों के मध्य गुरुत्व संतुलन की स्थिति को ही हम आइसोस्टेसी कहते हैं। वर्तमान में ये हमारे पास समझ है। जैसा कि हमें पता है कि इसका जो हमें अवधारणा है वो अवधारणा हमारे पास में जो पृथ्वी के विभिन्न भूभागों का सर्वेक्षण करते समय तथा विभिन्न यंत्रों की सहायता से अक्षांश व देशांतरों का निर्धारण करने के लिए जो जियोडिक सर्वे है वो किया जाता है, यानी सर्वे उपकरणों से जो सर्वे किया जाता है तथा जिसे त्रिकोणमितीय विधि है और इसके अलावा जो खगोलीय विधि है, इन दोनों के अंतर्गत सर्वे करके प्राप्त करके जो रिजल्ट है उसका हम इस अक्षांश व देशांतर का निर्धारण करते हैं। तो उस आधार पर हमने देखा था कि एरी ने जो हिमालय के तलहटी में जो सर्वेक्षण चल रहा था उसमें दो स्थानों के मध्य में गुरुत्व विसंगति आने के कारणों का व्याख्या की गई। उस कारणों की व्याख्या के दौरान ही आइसोस्टेसी की समझ पैदा हुई। तो एरी ने जो कहा उसमें कहा कि जो जितना ज़्यादा ऊंचा पिंड है उसका अधिक ऊंचाई होने के कारण से अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए वो पृथ्वी के मेंटल में अधिक गहराई तक नीचे की ओर धंस जाता है और धंस जाने के कारण से पृथ्वी के पर्वतीय भाग पर स्थित जो सर्वेक्षण उपकरण है उसके ऊपर कम आकर्षण शक्ति का उपयोग हो रहा है, विशेषतः पर्वतीय भागों में। इस कारण से वहाँ पे गुरुत्व विसंगति आती है, ऐसा एरी ने बताया। तो उन्होंने ये कहा कि जो पृथ्वी के जो भाग हैं उनकी घनत्व समान है, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसे स्थल मंडल कह रहे हैं, लगभग पर्वत पठार मैदान सभी का घनत्व समान है, परंतु उनकी ऊंचाई अधिक होने के कारण या कम होने के कारण से वो अलग अलग डेप्थ में पृथ्वी के अंदर में या पृथ्वी के मेंटल में धंसे हुए हैं। यानी जो जितना ज़्यादा ऊंचा पिंड है उसने अपने आप को स्थिर करने के लिए नीचे की ओर धंसा रखा, ऐसा एरी महोदय ने कहा था। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए प्राट महोदय के बारे में जानेंगे। प्राट, जैसा कि विदित है कि ये भी गणितज्ञ थे और मिशनरी थे तथा ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे। जब हिमालय के अंतर्गत जब ये विसंगति आई, 5.236 सेकंड की ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन आया, जियोडिक सर्वे जो चल रहा था कल्याण तथा कल्याणपुर के अंतर्गत, वो जो दोनों के मध्य में लगभग 620 किलोमीटर की दूरी थी और नॉर्थवर्ड वो टिल्ट हो रहा था। तो उसके अंतर्गत में ये माना गया कि अगर हमारी पृथ्वी का घनत्व 2.75 मानते हुए गणना करते हैं तो ये जो 5.236 सेकंड का अंतर आया, ये अंतर और ज़्यादा आना चाहिए था, और वो अंतर 15.885 सेकंड के आसपास होना चाहिए था। तो प्राट ने पृथ्वी पर समस्थिति के बारे में डिफरेंट तरह से विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म डेप्थ है विथ वेरिंग डेंसिटी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर विभिन्न जो कॉलम है, चाहे पर्वत पठार मैदान है, इनका घनत्व की विभिन्नता पाई जाती है, और परंतु इनका सभी का जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक निश्चित सीमा पर, एक निश्चित गहराई पर, एक लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर इनकी डेंसिटी बराबर, मतलब उसकी डेप्थ है वो बराबर रहती है।
यानी कि प्राट ने एरी से विपरीत विचार ये व्यक्त किया कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच हैं उनके में घनत्व की विभिन्नता पाई जाती है और घनत्व की विभिन्नता के आधार पर वो एक लाइन ऑफ कंपनसेशन या एक क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे समान गहराई में तैरते हुए पाए जाते हैं। यद्यपि समस्थिति के संदर्भ में एरी के विचार तो पूरी तरह से लॉ ऑफ फ्लोटिंग के समकक्ष थे, यानी कि तैराव के नियम के आसपास थे, परंतु प्राट ने आंशिक रूप से जो उसका लॉ ऑफ फ्लोटिंग यहाँ पर तय इसलिए होता है कि वो एक निश्चित गहराई पर सभी कॉलम है एक समान रूप से तैर रहे हैं। ये प्राट के विचार थे। वर्तमान संदर्भों में अगर हम इसको उदाहरण के तौर पे देखें तो उन्होंने मरकरी यानी पारे के अंदर में वर्तमान में विभिन्न घनत्व के पिंडों को लिया जिनकी ऊंचाई अलग अलग थी, परंतु उनका जो वेट था यानी वजन था वो समान था। उन्होंने लिया लेड लिया यानी सीसा लिया, लोहा लिया, एल्युमिनियम का कॉलम लिया और जिंक का लिया और इन सभी को पारे नुमा बर्तन में मर्तबान में डुबो दिया, बीकर में डुबो दिया। तो उन्होंने पाया कि सभी जो पिंड हैं वो गहराई में एक निश्चित सीमा के बाद सभी बराबर रूप से डूबे हुए हैं। यद्यपि जैसा कि डायग्राम से विदित है कि जो लेड का घनत्व है वो सर्वाधिक है, 11.3 है, तो परंतु उसने अपने आप को काफ़ी नीचे एक गहराई में डुबो रखा है और गहराई वो आयरन जो इतना डूबा हुआ है जिसका घनत्व 7.8 है, उसके बाद में एल्युमिनियम का सबसे कम घनत्व है जो ज़्यादा ऊंचा 6.4 है और जिंक है उसका वो घनत्व है वो 7.3 है दूसरे नंबर। तो ये विभिन्न घनत्व के पिंड को उन्होंने इस उदाहरण के द्वारा समझाया कि पृथ्वी पर जो घनत्व की विभिन्नता क्षैतिज पाई जाती है और वो पृथ्वी पर एक क्षतिपूर्ति तल के सहारे एक समान गहराई में डूबे हुए हैं, जिसे अब लॉ ऑफ फ्लोटिंग के द्वारा या लाइन ऑफ फ्लोटिंग है उसके द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर बात ये है इसको समझने के लिए कि जो प्राट और एरी का जो मूलभूत जो वर्तमान हमारे पास में जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से हमें ये पता लगता है कि जो एरी का विचार है वो आज की तारीख में ज़्यादा सर्वमान्य है, क्योंकि घनत्व की जो विभिन्नता है हमारी पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है, जबकि प्राट जो महोदय कहते हैं घनत्व की विभिन्नता क्षैतिज परिवर्तित होती है, यानी कि पर्वत का घनत्व सर्वाधिक कम है और पठार का है वो उससे कम है, फिर मैदान का मतलब इसके अंतर्गत में जो पर्वत का घनत्व सबसे कम है, उसके बाद पठार का घनत्व बढ़ा हुआ है, उसके बाद मैदान का घनत्व बढ़ा हुआ है और उसके बाद समुद्र तली का सर्वाधिक घनत्व है। तो ये घनत्व की विभिन्नता वो क्षैतिज बता रहे हैं। यद्यपि जो हमारे पास में पृथ्वी के आंतरिक बनावट और घनत्व के बारे में जानकारी हमारे को पता लगा है कि पृथ्वी की घनत्व की विभिन्नता ऊपर से यानी कि पृथ्वी के धरातल से नीचे की ओर जाने पर बदलती हुई है, यानी कि बढ़ती जाती है। तो इस आधार पर प्राट का जो विचार है वर्तमान जानकारी के आधार पर बिल्कुल अमान्य सिद्ध होता है और उसकी तुलना में एरी का विचार है वो ज़्यादा हमारे नज़दीक होता है। इसलिए एरी के विचार की व्यावहारिकता आज की जो क्षतिपूर्ति तल या जिसे हम एस्ट्रोनॉस्फीयर की स्थिति का पता चलने के बाद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो समस्थिति पाई जाती है, समस्थिति पीछे पाए जाने के पीछे मुख्य कारण हमारे यहाँ पर एक लगभग 70-80 किलोमीटर मोटा एक तरल परत है जो चिपचिपे गाढ़े नुमे पदार्थ की बनी हुई है। इसी की तली के अंदर में या इसी के अंदर में जो विभिन्न पृथ्वी के जो कॉलम है वो अपने आप को इसमें डुबोते हैं और पदार्थ को डिस्प्लेस करते हैं। तो इस डिस्प्लेस करने के कारण से वो पदार्थ वहाँ से हट जाता है और उसके बदले में वो जो पृथ्वी का जो कॉलम ज़्यादा ऊंचा वो ज़्यादा गहराई में स्थापित हो जाता है। इस कारण से
हमारे पर्वतीय भागों में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है एरी के हिसाब से। प्राट ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल लगने का कारण है कि जो पर्वत है वो स्वयं ही हल्के घनत्व के बने हुए। उसके बाद में पठार आते हैं, वो ज़्यादा घनत्व के उससे। उसके बाद मैदान आते हैं और मैदानों से ज़्यादा घनत्व समुद्र तल लिखा है। तो प्राट ये करें कि कम आकर्षण शक्ति का कारण है कि महाद्वीपीय भागों में विशेषतः पर्वतीय भाग सबसे कम घनत्व के बने हुए, इसलिए जो आकर्षण शक्ति है वो कम लग रही है, ऐसा प्राट ने कहा। परंतु संक्षेप में यहाँ स्पष्ट होता है कि प्राट के विचारों का आज की तारीख में कोई महत्व नहीं है। एरी के विचारों का ही सर्वाधिक महत्व है। जब हमारे पास में सीनोस्फीयर रूपी तरल द्रव पदार्थ परत का पता चला है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं समय स्थिति का जो संकल्पना है वो व्यवहारिक है और हमारे पास नवीन जानकारी के आधार पे तथ्यों की पुष्टि होती है। इसके बाद में कई अन्य विद्वानों ने इसके ऊपर अपने विचार किए, परंतु व्यवहार रूप में प्राट और एरी के विचारों का ही तुलनात्मक अध्ययन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो वास्तव में समय स्थिति की जो संकल्पना है वो किसी तरह से हमेशा 24 घंटे में 1 घंटा 2 मिनट ऐसा किसी भी क्षेत्र में कहीं भी नहीं पाई जा सकती। पृथ्वी पर ये समय स्थिति है, इसका एडजस्टमेंट चलता रहता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय अभी भी ऊपर की ओर प्लेटों की टकराहट के कारण से ऊपर की ओर ऊंचाई बढ़ रही है या उनमें उसका विकास हो रहा है। तो और उस हिमालय पर्वत की अपर्दन होने के कारण से बड़ी मात्रा में अवसाद का बंगाल की खाड़ी में और या अरब सागर के अंदर में बड़ी मात्रा में अवसाद निरंतर जमा हो रहा है। तो अवसाद के जमा होते रहने के कारण से तली के ऊपर भार पड़ता है, तो कुछ पदार्थ है वो निकल कर शिफ्ट होकर जो प्लास्टिक फ्लो के रूप में हमारा स्थिनों का पदार्थ जहाँ पर वजन कम हो रहा है उसकी दिशा में वहाँ जाके उस पदार्थ को कंपनसेट करता है। अर्थात बंगाल की खाड़ी में बढ़ते हुए दबाव जमाव के कारण से दबाव बढ़ता है, तो वहाँ से जो पदार्थ पिघल कर हिमालय की तलहटी के नीचे की साइड में अंदर में ये चला जाता है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि समय स्थिति की जो प्रक्रिया वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक क्षणिक या एक कोई क्षण वाली घटना नहीं है। इसमें निरंतर एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट चलते रहते हैं और यही आज की हमारी स्थिति है। जय हिंद।